क्या कभी ऐसा एहसास हुआ है कि दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी जब महीने का अंत आता है तो बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली मिलता है? हाँ बिल्कुल। मतलब इंसान सोचता रह जाता है कि पूरी सैलरी आखिर गई कहाँ। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे सारा पैसा उंगलियों के बीच से रेत की तरफ फिसल गया हो। और ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही आम एहसास है। हाँ, तो अक्सर लगता है कि शायद ये हमारी आज की जो आधुनिक जीवन शैली है, मतलब ईएमआई और इस भागदौड़ भरे दौर की ही समस्या है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। चलिए आज करीब 4000 साल पीछे चलते हैं। 4000 साल पीछे? हाँ, प्राचीन बेबीलोन शहर की कल्पना करते हैं। वहां बंसीर नाम का एक रथ बनाने वाला कारीगर था। ओके। वो अपनी छोटी सी संपत्ति की चारदीवारी पर बैठा था और अपने एक अधूरे रथ को बड़ी उदासी से देख रहा था। समझ सकती हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद, मतलब पसीने से लथपथ होने के बाद भी वो इतना गरीब क्यों है, जबकि उसी शहर में कुछ लोग बहुत अमीर हैं। बिल्कुल। और तभी उसका दोस्त कुब भी वहाँ आता है। हाँ, कुब भी, जो एक संगीतकार था। कुब्बी भी उसी हालत में था और वो बंसीर से कुछ सिक्के उधार मांगता है। और बंसीर हताश होकर कहता है कि उसके पास तो खुद की जेब खाली है। एग्जैक्टली। दोनों दोस्त वहीं बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। उन्होंने एक ही गुरु से पढ़ाई की, एक जैसे खेल खेले, बराबर मेहनत की, फिर भी उनके जीवन के स्तर में इतना बड़ा अंतर क्यों आ गया? और बिल्कुल इसी सवाल से हमारी आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत होती है। हाँ। आज हम जॉर्ज एस क्लेसन की बहुत ही मशहूर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के पन्नों और इसके मूल सिद्धांतों में उतरने वाले हैं। और आज हमारे पास काफी सारा बेहतरीन मटेरियल है। बिल्कुल, हमारे पास इस किताब का पूरा सार है, साथ ही रमीत सेठी जैसे आधुनिक वित्तीय विशेषज्ञों के लेख हैं। और असल जिंदगी की कुछ बेहद दिलचस्प केस स्टडीज भी मौजूद हैं। तो इस चर्चा का मिशन बहुत साफ है। हमें प्राचीन काल के उन वित्तीय रहस्यों को डिकोड करना है जिन्हें आज के इस आधुनिक जीवन में लागू करके कोई भी व्यक्ति आर्थिक आजादी पा सकता है। हाँ, और बेबीलोन की ये कहानी बहुत ही जानी पहचानी लगती है। बिल्कुल। बंसेर और कोबी की परेशानी बिल्कुल आज के पेचेक टू पेचेक वाले चक्र जैसी ही तो है। एकदम सही कहा। 1 तारीख को तनख्वाह आई, बिल भरे, मकान का किराया दिया, और 15 तारीख तक आते आते फिर से अगले महीने की तनख्वाह का इंतजार शुरू। हाँ। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम प्राचीन बेबीलोन की बात करते हैं तो वहाँ असल में उस वक्त दिक्कत क्या थी? ये पूरी समस्या शुरू कहाँ से हुई? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय के बेबीलोन में असल में क्या चल रहा था। ये पूरी किताब मुख्य रूप से दुबले बटुए यानी वित्तीय कुप्रबंधन की समस्या पर केंद्रित है। लीन पर्स जिसे कहते हैं। हाँ, कहानी के अनुसार जब बेबीलोन के राजा सरगोन ने अपने दुश्मनों को हराया और एक लंबे युद्ध के बाद वापस शहर लौटे तो उन्होंने एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति देखी। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि शहर में अमीर और गरीब के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास शहर की सारी दौलत है और बाकी आम लोग सिर्फ किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। मतलब सारा पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों के पास था। बिल्कुल। राजा ने महसूस किया कि जब शहर में खूब पैसा आ रहा था तो आम लोगों ने उसे संभालना नहीं सीखा। लोग अपने पैसे का प्रबंधन करना बिल्कुल नहीं जानते थे। तो फिर राजा ने क्या किया? इसलिए उन्होंने शहर के सबसे अमीर आदमी को बुलाया। उसका नाम अरकाद था। राजा चाहते थे कि अरकाद आम लोगों को पैसे के वो नियम सिखाए जिससे हर कोई समृद्ध हो सके, क्योंकि एक शहर तभी अमीर हो सकता है जब उसके नागरिक अमीर हों। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब राजा ये समझ गया था कि सिर्फ इकोनॉमी में पैसा डाल देना काफी नहीं है, लोगों को उसे संभालना भी आना चाहिए। एग्जैक्टली। तो अरकाद ने लोगों को इस चक्र से बाहर निकलने के लिए 7 इलाज या कहें 7 नियम बताए थे। हाँ, 7 प्रमुख सबक। तो चलिए सीधे उन 7 इलाजों पर बात करते हैं। पहला इलाज जो अरकाद ने बताया वो सुनने में बहुत ही सीधा लगता है। अपनी कमाई का 10% बचाएं। सेव 10%। हाँ, अरकाद कहता है कि अगर हम अपने पर्स में 10 सिक्के डालते हैं तो खर्च के लिए सिर्फ 9 ही निकालने चाहिए। लेकिन एक मिनट रुकिए, सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल अलग होती है। जब किसी की आधी से ज्यादा तनख्वाह मकान के किराए, राशन और बिजली के बिल में चली जाती है तो वो इंसान 10% कैसे बचाए? क्या आधुनिक विशेषज्ञ इसके लिए कोई व्यावहारिक तरीका बताते हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है।
और यही वो जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वित्तीय दुनिया में इस नियम को खुद को सबसे पहले भुगतान करने का सिद्धांत कहा जाता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ, जरा सोचिए, हम अपनी कमाई से मकान मालिक को पैसे देते हैं, राशन वाले को देते हैं, इंटरनेट का बिल भरते हैं। ये सब दूसरों को अमीर बना रहा है। सही बात है। तो फिर हम खुद को भुगतान क्यों नहीं करते? अरकाद के अनुसार इंसान जो भी कमाता उसका कम से कम 10वां हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उसका अपना होना चाहिए, जिसे वो भविष्य के लिए रखे। रमित सेठी जैसे आधुनिक विशेषज्ञ इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आम इंसान की मानसिकता ये होती है कि महीने के अंत में सारे खर्च करने के बाद जो पैसा बचेगा मैं उसे बचा लूंगा। और हकीकत ये है कि महीने के अंत में कभी कुछ बचता ही नहीं है। बिल्कुल। इसलिए सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि सैलरी आते ही खर्च शुरू करने से पहले वो 10% हिस्सा अलग हो जाना चाहिए। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। मतलब बचत को एक ऑप्शन नहीं बल्कि सबसे पहला बिल मानना चाहिए जिसे चुकाना ही है। एकदम सही। लेकिन यहीं पर एक और बड़ी समस्या आती है। मान लीजिए किसी ने 10% अलग कर भी दिया, तो बाकी 90% का क्या? जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती है उनके खर्चे भी जादुई तरीके से बढ़ जाते हैं। कल तक जो इंसान बस से सफर करता था वो सैलरी बढ़ते ही कैब लेने लगता है। हाँ, और यही अरकाद का दूसरा इलाज काम आता है। अपने खर्चों को नियंत्रित करें। ये समझना बहुत जरूरी है कि जरूरतों और इच्छाओं के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर होती है। नीड्स वर्सेस वांट्स। बिल्कुल। इस लकीर का धुंधला होना ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहलाता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, हाँ, ये तो बहुत आम है आज के समय में। और ये कितनी खतरनाक हो सकती है, इसे समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही बेहतरीन आधुनिक उदाहरण दिया गया है। अच्छा। ये एलेक्स और कर्टनी नाम के एक जोड़े की कहानी है। एक समय था जब उनकी जिंदगी बहुत सुलझी भी थी और उन पर कोई कर्ज नहीं था। आज कागजों पर उनके पास $45,000 की संपत्ति है, यानी नेटवर्थ। कागजों पर तो ये एक सफल परिवार की तस्वीर लगती है। $45,000 की संपत्ति कोई छोटी बात तो नहीं है। कागजों पर, हाँ। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में बदलाव आए। एक बच्चे का जन्म हुआ, उन्होंने अपनी शादी पर करीब $15,000 खर्च कर दिए और फिर एक बहुत ही महंगे किराए के घर में शिफ्ट हो गए। ओहो। तो असलियत में उनकी जिंदगी तनाव से भर गई। आमदनी बढ़ने के साथ उनके खर्चे इस कदर बेकाबू हो गए कि अच्छी खासी संपत्ति होने के बावजूद वे ग्रोसरी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए आपस में झगड़ने लगे। मतलब सिर्फ $5-10 के खर्च के लिए बहस। हाँ, और दिवालिया होने का डर उन पर हावी हो गया। ये कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि सिर्फ पैसा कमा लेना या कुछ एसेट्स बना लेना काफी नहीं है। बिल्कुल। अगर खर्चों पर लगाम नहीं कसी गई तो इंसान कितनी भी तरक्की कर ले वो अंदर से हमेशा एक डर और असुरक्षा में ही जिएगा। सही कहा। वो कहानी वाकई में आंखें खोलने वाली है। मतलब आपके पास पैसा है फिर भी आप शांति से नहीं सो पा रहे हैं क्योंकि खर्च करने की आदतें खराब हैं। बिल्कुल। तो चलिए मान लेते हैं कि किसी इंसान ने अपना 10% पैसा बचा भी लिया और अपने खर्चों पर कंट्रोल भी कर लिया। अब उस बचे हुए पैसे का क्या करें? क्या उसे किसी सुरक्षित तिजोरी में या गद्दे के नीचे छिपा कर रख दें? अगर ऐसा किया तो वो पैसा धीरे धीरे अपनी कीमत खो देगा। और यहीं से अरकाद का तीसरा इलाज आता है, अपने पैसे को कई गुना बढ़ाएं। पैसे को बढ़ाएं? अरकाद के शब्दों में कहें तो तिजोरी में रखा पैसा सिर्फ एक मृत संपत्ति है। हर एक सिक्का जिसे बचाया गया है उसे एक गुलाम की तरह होना चाहिए, जो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए और सिक्के कमा कर लाए। सिक्कों को गुलाम बनाना, ये प्राचीन बेबीलोन का नजरिया था। लेकिन आज के दौर में इसका क्या मतलब है? हम सिक्कों को काम पर कैसे लगाएं? आज के दौर में अगर कोई अपना पैसा सिर्फ एक साधारण सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखता है तो असल में महंगाई के कारण उस पैसे की क्रय शक्ति हर साल कम होती जाती है। परचेजिंग पावर कम हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए पैसे को काम पर लगाने का मतलब है निवेश करना, इन्वेस्ट करना। हाँ, आधुनिक वित्तीय विशेषज्ञ इसके लिए इंडेक्स फंड्स, स्टॉक्स या सुरक्षित बॉन्ड्स की सलाह देते हैं। इंडेक्स फंड्स को अगर बहुत ही आसान भाषा में समझें तो ये किसी एक कंपनी पर दांव लगाने के बजाय शेयर बाजार की सबसे बेहतरीन कंपनियों के एक पूरे समूह में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने जैसा है ना? एकदम सही। इसमें जोखिम कम होता है और समय के साथ ये बढ़ता है। यही कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज अपना जादू दिखाता है। वो स्नोबॉल इफेक्ट वाला जादू? हाँ बिल्कुल, स्नोबॉल इफेक्ट की तरह। जैसे पहाड़ से गिरती हुई बर्फ की छोटी सी गेंद अपने साथ और बर्फ लपेटते हुए एक विशाल गोला बन जाती है, वैसे ही निवेश किया हुआ पैसा अपने ब्याज पर और ब्याज कमाकर एक बड़ा खजाना बन जाता है। तो पैसा तो हमने बचा लिया
और निवेश करके उसे काम पर भी लगा दिया। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या हो अगर किसी गलत जगह पैसा लगा दिया जाए और वो सारा पैसा डूब जाए? और यही अरकाद का चौथा नियम काम आता है, जो एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। नुकसान से बचाएं। पैसे को कमाना और बचाना एक कला है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना उसे कमाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। सच में ये शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला नियम है। लोग अक्सर लालच में आके रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हैं और भारी नुकसान उठाते हैं। हमारे नोट्स में इसका एक बहुत ही डराने वाला उदाहरण मौजूद है। वो अर्ली की कहानी। हाँ, अर्ली नाम की एक महिला की केस स्टडी। अर्ली $56,000 प्रति वर्ष की एक बहुत ही अच्छी, सुरक्षित और स्थिर नौकरी कर रही थी। $56,000 काफी अच्छी रकम है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके मन में जल्दी अमीर बनने की चाहत जागी। उसने अपनी वो शानदार नौकरी छोड़ दी और एसेंशियल ऑयल्स बेचने वाली एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ गई। नेटवर्क मार्केटिंग, जहां अक्सर सपने दिखाए जाते हैं कि आप घर बैठे लाखों कमाएंगे और एक पैसिव इनकम का जरिया बन जाएगा। बिल्कुल वही सपने। तो अर्ली के साथ क्या हुआ? अर्ली का वह सपना एक बुरे सपने में बदल गया। उसकी कमाई $56,000 से गिरकर सिर्फ $300 प्रति माह रह गई। बाप रे, सिर्फ $300? हाँ, और वो भारी कर्ज में डूब गई। अरकाद का चौथा नियम यही सिखाता है कि भावनाओं में बहकर बिना सोचे समझे या उन जगहों पर निवेश कभी नहीं करना चाहिए जिनके बारे में इंसान को पूरी जानकारी न हो। ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया। अरकाद बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि अगर आपको गहनों के बारे में जानना है तो ईंट बनाने वाले से सलाह मत लीजिए, जौहरी के पास जाइए। बिल्कुल, हमेशा विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए और अपने मूलधन को सुरक्षित रखना चाहिए। रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सही कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वें इलाज पर बात करते हैं। अपने घर को एक लाभदायक निवेश बनाएं। अरकाद का मानना था कि इंसान के सिर पर अपनी छत होनी चाहिए। उसे अपना घर खरीदना चाहिए ताकि वो किराया भरने के बोझ से मुक्त हो सके। जी। लेकिन क्या ये नियम आज के इस दौर में भी उतना ही प्रासंगिक है? आज प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं और कभी-कभी तो किराया देना ईएमआई भरने से ज्यादा सस्ता पड़ता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। प्राचीन बेबीलोन में शायद अपना घर होना सबसे सुरक्षित निवेश था, लेकिन आज के समय में सिर्फ आंख बंद करके ये सोचना कि घर खरीदना ही सफलता की निशानी है, ये सोच समझदारी नहीं है। तो फिर आधुनिक नजरिया क्या है? आधुनिक नजरिया ये कहता है कि घर खरीदना एक भावनात्मक नहीं बल्कि एक गणितीय फैसला होना चाहिए। रमित सेट्टी जैसे विशेषज्ञ आज हाउस हैकिंग का सुझाव देते हैं। हाउस हैकिंग, ये क्या होता है? क्या ये घर की कीमतों को कम करने का कोई तरीका है? एक तरह से हाँ। हाउस हैकिंग का आसान मतलब है कि अगर कोई बड़ा घर खरीदता है तो वो पूरे घर का बोझ अकेले उठाने के बजाय उस घर का एक हिस्सा या कोई कमरा किराए पर दे दें। अच्छा, मतलब किराए की इनकम से ईएमआई भरना? बिल्कुल। इससे जो किराए की रकम आती है वो इंसान की ईएमआई चुकाने में मदद करती है। इसके अलावा आज रिमोट वर्क का जमाना है। वर्क फ्रॉम होम? हाँ, कोई व्यक्ति किसी महंगे शहर में किराए पर रहकर किसी सस्ते शहर में संपत्ति खरीदकर उसे किराए पर दे सकता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। और अगर किसी का करियर ऐसा है जहां उसे हर 2-3 साल में शहर बदलना पड़ता है तो उसके लिए घर खरीदने से बेहतर किराए पर रहना ही है। इसलिए आंकड़ों को समझना बहुत जरूरी है। मतलब प्राचीन नियम सही हैं, लेकिन उसे लागू करने का तरीका आधुनिक और गणित पर आधारित होना चाहिए। एकदम सही। अब आते हैं अरकाद के छठे इलाज पर, भविष्य की आय सुनिश्चित करें। ये बात हो रही है बुढ़ापे की और उस समय की जब शरीर काम करने लायक नहीं रहेगा। लोग अक्सर ये सोचने से बचते हैं कि वो कभी बूढ़े होंगे या बीमार पड़ेंगे। ये सच है कि बुढ़ापे के बारे में सोचना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या ये दिलचस्प नहीं है कि प्राचीन बेबीलोन में भी लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते थे? हाँ, 4000 साल पहले भी। आज के संदर्भ में भविष्य की आय सुनिश्चित करने का मतलब है कि समय रहते अपने रिटायरमेंट अकाउंट्स में निवेश शुरू करना, जैसे 401k या कोई भी रिटायरमेंट फंड। इसका मतलब है जीवन बीमा लेना, ताकि अगर कल को कोई अनहोनी हो जाए तो परिवार सड़क पर ना आ जाए। लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। और सबसे बढ़ के पैसिव इनकम के साधन बनाना, यानी ऐसा पैसा जो तब भी आता रहे जब इंसान सो रहा हो, क्योंकि एक समय के बाद इंसान की काम करने की क्षमता कम हो ही जाएगी। बिल्कुल, और काम करने की क्षमता से ही अरकाद का 7वां और सबसे आखिरी इलाज जुड़ता है, कमाने की क्षमता बढ़ाएं।
इंक्रीज योर अर्निंग कैपेसिटी। ये बहुत अहम है। मुझे लगता है कि ये नियम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। हम खर्च कम करने की कितनी भी कोशिश कर लें, उसकी एक सीमा होती है। आप एक हद से ज्यादा अपने खर्चे नहीं काट सकते, लेकिन कमाने की कोई सीमा नहीं होती। 100% सही। अरकाद कहता है कि जो इंसान अपने कौशल यानी स्किल्स को निखारता है, लगातार नई चीजें सीखता है, वो हमेशा ज्यादा कमाता है। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो कोई भी व्यक्ति अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकता है? बताइए। वो अपनी वर्तमान नौकरी में बेहतर प्रदर्शन करके सैलरी बढ़ाने पर बातचीत कर सकता है, नेगोशिएशन कर सकता है। वो कोई नई तकनीक सीख सकता है, कोई नया सर्टिफिकेशन ले सकता है जो बाजार में डिमांड में है, या फिर वो अपने खाली समय में कोई साइड हसल यानी फ्रीलांस काम शुरू कर सकता है। सही बात है। खुद पर किया गया निवेश, अपना ज्ञान बढ़ाना, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित निवेश है, जिसे कोई बाजार की गिरावट आपसे छीन नहीं सकती। तो हमने अरकाद के ये 7 नियम समझ लिए। 10% बचाना, खर्च कंट्रोल करना, निवेश करना, जोखिम से बचना, समझदारी से घर का फैसला लेना, भविष्य के लिए तैयार रहना और अपनी स्किल्स बढ़ाना। बिल्कुल। लेकिन 1 मिनट रुकिए, एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है। इन नियमों को सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इंसानी भावनाएं, लालच और टालमटोल करने की आदत बीच में आई जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इन नियमों पर टिके कैसे रहें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें हर रोज अपनी इच्छा शक्ति से ना लड़ना पड़े? इसका व्यापक अर्थ क्या है, ये समझना होगा। और यहीं पर आधुनिक तकनीक, प्राचीन ज्ञान की सबसे बड़ी मददगार साबित होती है। रमित सेठी इसका बहुत ही शानदार समाधान देते हैं। क्या समाधान है? प्राचीन समय में जिस चीज के लिए भारी अनुशासन की जरूरत होती थी, आज के समय में उस अनुशासन की जगह ऑटोमेशन ने ले ली है। सेठी इसे कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान कहते हैं। ऑटोमेशन मतलब हमें हर महीने बैठकर खुद को याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि पैसे बचाने हैं। ये काम कैसे करता है? मैं बताती हूँ। कल्पना कीजिए कि महीने की पहली तारीख को आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आती है। आपको कुछ नहीं करना है, सिस्टम पहले ही सेट है। उस सैलरी का 10% हिस्सा अपने आप कटकर एक ऐसे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाता है जिसे आप रोजमर्रा के खर्चों के लिए नहीं छूते। ओके। बाकी के पैसे आपके बिल भरने वाले अकाउंट में जाते हैं। ये सब पर्दे के पीछे अपने आप हो रहा है। मतलब पैसा आते ही अपने आप सही जगह चला गया? बिल्कुल। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भावनाएं या विलंब करने की आदत आड़े नहीं आती। जो पैसा आपकी आंखों के सामने है ही नहीं, आप उसे खर्च करने का लालच भी नहीं करेंगे। फैसले लेने का बोझ ही खत्म हो जाता है। ये तो सच में कमाल का तरीका है। मतलब अनुशासन को मशीन के हवाले कर दो। हाँ। लेकिन एक और गंभीर स्थिति के बारे में बात करते हैं। हाँ। अगर किसी के सिर पर पहले से ही बहुत बड़ा कर्ज हो तो वो क्या करे? वो ऑटोमेशन या निवेश के बारे में कैसे सोचे जब हर दिन कर्जदार उसके दरवाजे पर खड़े हों? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हमारे स्रोतों में कर्ज प्रबंधन के लिए एक बहुत ही स्पष्ट ढांचा दिया गया है। बिल्कुल। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए 3 बहुत ही मजबूत पहलुओं का जिक्र किया गया है। पहला पहलू है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। संगठन। सबसे पहले सच्चाई का सामना करें। अपने सारे कर्ज की पूरी जानकारी को एक जगह व्यवस्थित करें। आपको बिल्कुल स्पष्ट पता होना चाहिए कि किसे कितना और किस ब्याज दर पर पैसा लौटाना है। हवा में तीर चलाने से कर्ज खत्म नहीं होता। सही कहा, आंखें चुराने से समस्या गायब नहीं होती। और दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू है दक्षता यानी एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि अपनी जीवन शैली को इस तरह ढालना कि आप अपनी आमदनी के केवल 70% हिस्से में अपना पूरा जीवन यापन कर सकें। 70% में पूरा खर्चा? हाँ, ये शुरुआत में दर्दनाक लग सकता है, लेकिन ये जरूरी है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अनुशासन, डिसिप्लिन। इसका एक बहुत ही सख्त नियम है। 70% पैसा आपके खर्च के लिए, 20% पैसा कर्ज चुकाने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये हिस्सा कर्जदारों को जाना ही चाहिए। और बाकी 10% आपकी अपनी बचत के लिए। ये 70-20-10 का नियम चाहे समय अच्छा हो या बुरा, हर हाल में बनाए रखना है। 1 मिनट, अगर कोई भारी कर्ज में है तो वो 10% बचत क्यों करे? क्या उसे सारा पैसा कर्ज चुकाने में नहीं डाल देना चाहिए? ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये गलत है। वो कैसे? अगर आप सारा पैसा कर्ज में डाल देंगे और आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा तो आप हताश हो जाएंगे। वो 10% की बचत इंसान को ये एहसास दिलाती है कि वो सिर्फ एक मशीन नहीं है जो कर्ज चुकाने के लिए जी रहा है, बल्कि वो अपने भविष्य का निर्माण भी कर रहा है। ये उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये वाकई एक बहुत गहरा नजरिया है।
ये सब सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे ये 4000 साल पुराने नियम बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के नियमों की तरह हैं, एकदम अटल और अचूक। बिल्कुल। समय बदल गया, रथ की जगह कार आ गई, सोने के सिक्कों की जगह डिजिटल पेमेंट आ गया, लेकिन पैसे के काम करने का तरीका और इंसानी स्वभाव आज भी वही है। और यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और अंतिम सार है। वित्तीय आजादी कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये किसी लॉटरी टिकट या रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम से नहीं मिलती। सही बात है। ये इन्हीं छोटी छोटी आदतों, सही अनुशासन और समय के साथ पैसे को सही दिशा देने का परिणाम है। और अगर किसी को लगता है कि वो बहुत गहरे कर्ज में है और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो हमारे स्रोतों में एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जो इस बात को साबित करती है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। आप दबासीर की कहानी की बात कर रही हैं ना? हाँ, दबासीर नाम के एक ऊंट व्यापारी की कहानी। मैंने जब इसे पढ़ा था तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। श्रोताओं को ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। दबासीर एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी युवावस्था में बहुत सारी गलतियां की। अपनी खराब आदतों और दिखावे के चक्कर में वो भारी कर्ज में डूब गया। जब कर्जदारों ने उसे परेशान करना शुरू किया तो समस्याओं का सामना करने के बजाय वो बेबीलोन छोड़कर भाग गया। वो भटकता रहा, बुरे लोगों की संगत में पड़ा और अंततः लूटपाट करने वाला डाकू बन गया। एक व्यापारी से सीधा डाकू? हाँ, और एक दिन उसे पकड़ लिया गया और सीरिया में ले जाकर एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया। उसकी जिंदगी बिल्कुल खत्म सी लग रही थी। वो अब एक आजाद इंसान नहीं बल्कि किसी की संपत्ति था। एक सम्मानित नागरिक से लेकर एक गुलाम तक का सफर। फिर उसने वापसी कैसे की? एक दिन दबासीर की मालकिन ने उससे एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछा। क्या पूछा? उसने पूछा कि क्या उसके अंदर एक आजाद इंसान की आत्मा है या एक गुलाम की आत्मा। अगर उसमें एक आजाद इंसान की आत्मा है तो वो इस हालात में कैसे पहुंच गया? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। इस सवाल ने दबासीर को अंदर तक झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि भागने से कुछ नहीं होगा। उसने तय किया कि वो एक गुलाम की तरह नहीं मरेगा। तो फिर उसने क्या किया? मौका पाते ही वो रेगिस्तान से होकर वापस बेबीलोन की तरफ भागा। वो सफर भयानक था। भूख और प्यास से उसकी हालत खराब थी। जिंदा रहने के लिए उसे कच्चा मांस तक खाना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गजब की इच्छा शक्ति। वापस शहर आकर छुपने के बजाय उसने अपने हर एक कर्जदार का सामना किया। उसने उनसे मोहलत मांगी और उसी 70-20-10 वाले नियम और कड़ी मेहनत के बल पर एक एक पैसा चुकाया और अंततः वो दोबारा शहर का एक सम्मानित और अमीर व्यक्ति बन गया। इस पूरी कहानी का सार बस एक ही पंक्ति में सिमट जाता है और वो अंग्रेजी का एक बहुत ही मशहूर कोट है जो सीधे दाबासिर की इस कहानी से निकलता है। Where the determination is, the way can be found. Where the determination is, the way can be found. बिल्कुल। जहां दृढ़ संकल्प है वहां रास्ता मिल ही जाता है। दाबासिर ने साबित कर दिया कि हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो, कर्ज का पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर इंसान ठान ले तो वो वापसी कर ही सकता है। बिल्कुल। ये कहानी हर उस इंसान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछती है जो आज वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा है। अगर कोई पीछे रह गया है या कर्ज में है तो उसे ये सोचना चाहिए कि क्या उसमें दाबासीर जैसा संकल्प है। ये एक बहुत ही ताकतवर विचार है। तो आज की इस गहरी चर्चा से विदा लेने का समय आ गया है। हाँ, समय काफी तेजी से बीत गया। हमने प्राचीन बेबीलोन के रहस्यों को आज के ऑटोमेशन और निवेश के तरीकों से जोड़कर देखा, लेकिन जाने से पहले एक विचार पर जरूर गौर करना चाहिए। एक ऐसा सवाल जो हमें खुद से पूछना है। वो क्या है? अगर 4000 साल पुराने प्राचीन बेबीलोन में एक इंसान जो अपना सब कुछ खोकर गुलाम बन चुका था, वो सिर्फ मिट्टी की पट्टियों पर अपना हिसाब लिखकर और अपने दृढ़ संकल्प के बल पर अपनी किस्मत बदल सकता है, तो आज के इस आधुनिक युग में जहां तकनीक, ऑटोमेशन और दुनिया भर की वित्तीय जानकारी हमारी उंगलियों पर मौजूद है, वहां आर्थिक आजादी पाने से हमें कौन रोक रहा है? ये वाकई आत्मनिरीक्षण करने वाली बात है। समाधान हमारे सामने है, बस पहला कदम उठाने की देर है। इसी उत्तेजक विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यही विराम देते हैं। याद रखिए, ज्ञान को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, उसे जीवन में उतारना ही असली सफलता है। धन्यवाद।